हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से पहले हम लोग इंटरफेरेंस और वेव फ्रंट वाला टॉपिक पूरा कर चुके हैं। डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे? नंबर 1, डिफ्रैक्शन है क्या, डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है और डिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डिफ्रैक्शन है क्या। डिफ्रैक्शन है इस बैंडिंग ऑफ लाइट whenever it passes through the corner of an obstacle or aperture। तो मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप इसे बार बार देख लो। डिफ्रैक्शन is a phenomena of bending of light when it passes through the corner of an obstacle or aperture। तो एपर्चर और ऑब्स्टेकल, यहाँ पे ये दो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं कि एपर्चर क्या होता है और ऑब्स्टेकल क्या होता है। देखिए, लाइट मेरे पास तक आ रही है और मैंने अपने हैंड यहाँ पे रख दिया। ये पाम है, पाम को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या है? लाइट के लिए ऑब्स्टेकल, यानी जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, वो क्या है? ऑब्स्टेकल। और अगर इस ऑब्स्टेकल में कोई एपर्चर कर दो, यानी वो स्पेस दे दो जहां से लाइट जा सकती है, ये एपर्चर होगी। तो दिस इज एपर्चर और अब ये पूरा है ऑब्स्टेकल। तो जब भी लाइट कॉर्नर ये बाउंड्री लाइन से कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल या एपर्चर के कॉर्नर से पास होती है तो अपने ओरिजिनल पास से बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो आपने जो डेविएशन है अपने पाथ से अलग हटना, इसमें एक फिनोमेना में और देखा था आपने, उसका नाम था रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में भी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है और इसमें भी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो दोनों डेविएशन में डिफरेंस क्या हो गया? उसमें रिफ्रैक्शन में डेविएशन था बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। तो व्हेनेवर लाइट पासेस इन ए मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम, then it deviates from its original path provided it is not falling at 90 degree। तो अगर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है तो डेविएट नहीं होगी, अदरवाइज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट एंटर करती है तो ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। दैट डेविएशन इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ भी डेविएशन हो रहा है अपने ओरिजिनल पाथ से, बट ये सेम मीडियम में हो रहा है, एयर से एयर ही। मान लो लाइट आ रही है, यहाँ वाली लाइट ब्लॉक हो गई, बट यहाँ जो वाली लाइट है वो ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। तो अपने ओरिजिनल पाथ से हटना ये ही कहलाता है डेविएशन, ठीक है। तो ये जो डेविएशन है ये होता क्यों है और इसकी क्या कोई कंडीशन है? कंडीशन मतलब अगर ऐसा होगा तभी डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है द साइज ऑफ एपर्चर और ऑब्स्टेकल must be
कंपेरेबल और स्मॉलर देन wavelength of wave. तो वेवलेंथ कंपैरेबल हो या स्मॉलर हो तो डिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस की तरह से एक पैटर्न है, उसमें सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम रहेगा। हमेशा रखो कि इंटरफेरेंस में सेंटर पे डार्क फ्रिंज भी बन सकती है और ब्राइट भी, दोनों पॉसिबल है, लेकिन डिफ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ ब्राइट ही फ्रिंज बनेगी, ब्राइट ही डिप पैटर्न आएगा सेंटर पे। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, डिस्कस करेंगे, बट कंडीशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन तभी होगा जब वेवलेंथ जो लाइट वेव है उसकी वेवलेंथ कंपेरेबल हो किसके, साइज ऑफ एन ऑब्स्टेकल या एपर्चर के। लेकिन अगर ऑब्स्टेकल या एपर्चर वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लाइट वेव इसलिए लिखा है क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप जनरल ले सकते हो, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन हर तरह की वेव में होता है। मैकेनिकल वेव में भी होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होता है, ये ट्रांसवर्सल वेव में भी होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप की वेव में भी होता है। तो डिफ्रैक्शन बहुत ही पॉपुलर और कॉमन फिनोमेना है जो ऑलमोस्ट हर टाइप की वेव में होता है। लेकिन कंडीशन बस ये होना चाहिए तभी ये डिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगा। इससे बड़ा एक पॉपुलर सा क्वेश्चन भी है कि डिफ्रैक्शन इज very common in sound wave but it is not so common in light wave. देता हूं, diffraction is common in sound wave but it is not so common in light wave. लाइट वेव्स की वेवलेंथ जानते हैं, इसकी वेव जो लाइट वेव की वेवलेंथ होती है लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की। और कंडीशन आपको पता ही है कि एपर्चर या ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए। तो साउंड वेव की वेवलेंथ होती है बिग, ये साउंड वेव है, ये इसकी वेवलेंथ है, आप देख रहे हैं इसकी वेवलेंथ है बिग, और इतने बड़ी वेवलेंथ के एपर्चर या ऑब्स्टेकल डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन है, इसलिए साउंड वेव के केस में डिफ्रैक्शन आपको बहुत देखने को मिलेगा। मैं भी एग्जांपल भी दूंगा आपको। लेकिन लाइट की वेवलेंथ आप देख रहे हैं मतलब ऑन एन एवरेज 10⁻⁻⁶ मीटर की, वेरी वेरी स्मॉल है, और इतने फाइन एपर्चर्स डे टू लाइफ में नहीं होते, इसलिए लाइट में डिफ्रैक्शन इज नॉट सो कॉमन। ठीक है, तो यहां पर आप मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप मेरे सामने बेंचेस हैं, बेंचेस पे बैठे हुए हैं और मैंने एक छोटी सी बॉल, इतनी बड़ी यहां तक बॉल रेस कर दी, यहां तक हार्डबोर्ड की ले लीजिए, तो आप मुझे देख नहीं सकते लेकिन सुन अभी भी सकते हैं। सुन क्यों सकते हैं? क्योंकि साउंड वेव जो जा रही है मेरी यहाँ बीच में एक हार्डबोर्ड लगा हुआ है, उससे बीच में साउंड वेव ब्लॉक हो गई, बट जो कॉर्नर से पास हुई वो बैंड होके आपके ईयर तक पहुंच गई। लेकिन लाइट वेव का डिफ्रैक्शन नहीं हो पाया, वो मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई और बैंड होके आपकी आईज में एंटर नहीं कर गई, इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, बट मेरी आवाज आपको अभी भी सुनाई दे सकती है। तो ये हो गया कि साउंड के केस में डिफ्रैक्शन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम लाइट के केस में डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा।
राइट। आप देखो, आप लोग स्टडी करते हैं तो जब कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान का फ्रेंड आता है तो आपकी उसकी आवाज़ तो सुन लेते हो अपने रूम में अंदर बैठे बैठे, बट उसको देख नहीं पाते क्योंकि साउंड वेव तो डिफ्रैक्ट होकर आपके ईयर तक पहुंच जाती है, तो आवाज़ तो आ रही है आपकी, लेकिन लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट होके आपकी आइज तक नहीं पहुंचती तो वो आपको दिखाई नहीं देता। तो इसमें ये बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया और इम्पोर्टेंट भी है कि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि साउंड वेव में डिफ्रैक्शन कॉमन है बट लाइट वेव में डिफ्रैक्शन कॉमन नहीं है, और उसका रीजन भी आपको पता चल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ की। इसका क्या मीनिंग हुआ? मान लीजिए ये एपर्चर काफी बड़ा है, एपर्चर को मैं विड्थ को a बोलता हूँ, a इज इक्वल टू 6 लैम्डा। क्या होगा, यहां से स्ट्रेट वेव चली गई, यहां से डिफ्रैक्ट हुई, वेरी लिटिल डिफ्रैक्ट होगी बिकॉज एपर्चर लैम्डा से 6 टाइम। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, एपर्चर a इज इक्वल टू 3 लैम्डा, पहले का हाफ कर दिया है, ये एपर्चर बीच वाली कहीं से नहीं टच कर रही इसलिए स्ट्रेट चली आएगी। अब आप देखेंगे इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ये ज्यादा होगा, और अगर मैं और स्मॉल कर दूं a इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा तो आप देखेंगे डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। आपने यहाँ देखा कि जो एपर्चर की विड्थ है वो कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ की। अगर कंपेरेबल है तो डिफ्रैक्शन होगा फिनोमेना, और जरूर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट में 2 पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिए कि डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, साउंड में क्यों इतना कॉमन है, लाइट में इतना कॉमन क्यों नहीं है, और डिफ्रैक्शन किस तरीके से। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ डिफ्रैक्शन होता क्यों है। आप लोगों ने इंटरफेरेंस में देखा था सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, अगर मीडियम में एक से ज्यादा वेव ट्रेवल करती है तो एक दूसरे को सुपरइम्पोज भी करती है। कहीं पर जहां पे क्रस्ट और टफ और ट्रफ एक दूसरे फॉल होते हैं वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहां पे क्रस्ट और ट्रफ फॉल होते हैं एक दूसरे एक ही पॉइंट पर वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर ये मान लीजिए स्लिट है और यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट अप्रोच कर रहा है, इतना प्लेन वेव फ्रंट ट्रांसमिट होगा। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम विच सेकेंडरी वेवलेंथ ट्रेवल्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, और एक दूसरे क्या करेगी, सुपरइम्पोज। इस सुपरइम्पोजिशन की वजह से ही डिफ्रैक्शन होगा। तो डिफ्रैक्शन होता है एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही है उनके सुपरपोजिशन से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा, जो मिनिमा और मैक्सिमा कह रहे हैं। यहाँ में टर्म्स मैक्सिमा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का, जहाँ ब्राइटनेस होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ बोलूंगा मिनिमा, यहाँ पे जहाँ पे इंटेंसिटी काफी कम होगी। हाँ, ये ध्यान रखना कि मिनिमा में कभी भी इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, इंटरफेरेंस में हो सकती है। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जगह जीरो भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है, बट जीरो भी हो सकती है। बट यहाँ जीरो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है डिफ्रैक्शन में। कंप्लीट डार्कनेस नहीं होगी, कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी होगी, बट हाँ कंट्रास्ट इतना हो गया, पहचान लो कि यहाँ पे ये ब्राइट है, ये डार्क है, यानी कि ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, तो उसमें काफी कंट्रास्टिंग डिफरेंस होगा, राइट। तो डिफ्रैक्शन होता इसलिए, ये फ्रेशमैन ने एक्सप्लेन किया था। फ्रेशमैन एक साइंटिस्ट का नाम है और इस साइंटिस्ट ने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने के लिए मैं उस एक्सपेरिमेंट के कुछ पार्ट पहले अलग से डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स क्या है देखिए। ये एक कन्वेक्स लेंस है विच इज कन्वर्जिंग इन नेचर। इसकी फोकस पे एक पॉइंट सोर्स रखते हैं, ये फोकस है, दिस इज फोकस, और ये पॉइंट सोर्स है, दिस इज पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स से आप जानते हैं जितनी भी लाइट रेज जाएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं। अब बात कर लें वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स है, वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल, और यहाँ पे प्लेन, क्योंकि रेज और वेव फ्रंट होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे वेव फ्रंट प्लेन होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट जब भी हमें चाहिए तो मैं ये मैकेनिज्म यूज करूंगा, यानी लेंस की फोकस पे पॉइंट सोर्स रख दूंगा तो मुझे एक प्लेन वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो यहाँ भी मैंने प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए यही मैकेनिज्म यूज की है। उसके अलावा जो मान लीजिए ये स्लिट है और इसमें से ये प्लेन वेव फ्रंट ट्रांसमिट होगा, जो डॉट डॉट से मैंने दिखाया ये प्लेन वेव फ्रंट है जो इसमें से निकल के आर पर जाएगा। आप हाइगेंस के प्रिंसिपल आप सब पढ़ के आ चुके हो, तो आपने उसे पढ़ा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो हर पॉइंट में बीच में जो छोड़ दिया वहां भी हर जगह फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, यानी आप मान सकते हो कि हर पॉइंट में छोटा सा बल्ब रखा हुआ है इस टाइप से, और उससे लाइट जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो ऑल द डायरेक्शन ट्रेवल करेंगी और सुपरइम्पोज करेंगी। तो आप देखेंगे ये फिगर हो जाएगी बहुत ही क्राउडेड, तो इतनी सारी आपको समझ नहीं पाओगे वो क्या है। इसको बचने के लिए मैंने क्या करा है, ये अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो एक तो 3 सोर्स लिए, सारे जगह नहीं लिए, एक तो कॉर्नर पे और एक बिल्कुल मिडिल पे, 3 सोर्स लूंगा। दूसरा, अब यहां से भी अगर मैं सब डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट बना दूं तो भी फिगर क्राउड हो जाएगी। उससे बचने के लिए मैंने सिर्फ 2 सेट लिए हैं सेकेंडरी वेवलेट्स के, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और जो पैरेलल नहीं है थीटा एंगल पर, जैसे ये है यहां से पैरेलल पैरेलल पैरेलल, और जो थीटा एंगल पर है ये थीटा एंगल, ये भी थीटा डिग्री, ये भी थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री वाला ये वो है जो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जैसे ये आप देखो एक फ्रेश सोर्स है, ये वाले वेवलेट्स है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और अगर ये सब ले लें, ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो इन सब को रिप्रेजेंट करने वाला ये सेकेंडरी वेवलेट्स है थीटा एंगल पे, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, ये भी नहीं है पैरेलल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सारे पैरेलल नहीं है। तो ज्यादा क्राउडेड ना करके हमने इन सबको रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंगल रे से जो पैरेलल नहीं है थीटा एंगल पे। तो 3 मैंने सोर्स दिए हैं एक्सट्रीम पर और बिल्कुल सेंटर पे, और उनसे 2 सेट लिए, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लिया है इन्होंने और सब में थीटा थीटा एंगल पर। अब इस पैटर्न को फोकस करने के लिए यहाँ पे एक लेंस लगाऊंगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है वो यहाँ स्क्रीन हम फोकल लेंथ के डिस्टेंस रखेंगे तो बिल्कुल फोकस हो जाएंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है जो थीटा एंगल पे है वो फोकस से थोड़ा ऊपर यहाँ पे लेंगे। तो ये 3 पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब मैं पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करता हूं आपके साथ डिस्कस एक साथ, और मुझे लगता है अब आपको इस एक्सपेरिमेंट को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। देखिए सबसे पहले ये फोकस, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस, यहां से ये सोर्स से रेज आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो,
यहां से ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का ओनली इतना पोर्शन ट्रांसमिट होगा, ठीक है। जो डॉट पर दिखाया है ये प्लेन वेव फ्रंट, इतना पोर्शन इस स्लिट में से निकल जाएगा। स्लिट की जो विड्थ है ये ए स्लिट। अब यहां से एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, यानी मान सकते हो यहाँ पे 3 छोटे लैंप रखे हुए, बल्ब रखे हुए, जिससे सेकेंडरी वेवलेंथ ट्रैवल करेंगी। तो यहाँ से मैं 2 वेवलेंथ लूंगा, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल और जो एक थीटा रेडिकल, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, एक थीटा रेडिकल। और उसके बाद इस पैटर्न को फोकस करने के लिए यहाँ पे एक मुझे बनाना है लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस हो गया। और यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ स्क्रीन, ये स्क्रीन का सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन। जो मिडिल पॉइंट है इन दोनों का, उससे जो परपेंडिकुलर लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये सेंटर है स्क्रीन का, ठीक है। और ये फोकल डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ की डिस्टेंस के इक्वल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दिस इज स्क्रीन। जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रेज है वो सारी यही फोकस पे मीट कर जाएंगी, ये फोकस पे मीट कर जाएंगी। यहां इसको मैं नाम देता हूं O, दिस इज O। और जो खुद के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं है बट एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा डिग्री पर है, ये रेज कहां मीट करेंगी? फोकस से जस्ट ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नीचे वाली वो तीनों यहां फोकस हो रही है, और थीटा एंगल वाली फोकस हो रही है इस पॉइंट को नाम लेते हैं P, दिस इज P। और P से O की डिस्टेंस को हम नाम लेते हैं, इसको डिस्टेंस को लेते हैं X, दिस इज X। ये है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इसको O बोलते हैं। This is center of the screen, right? ये जो स्क्रीन है इस स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पर रखी हुई है, ठीक है, इट इज गिवन। तो कैपिटल D हो गया, फोकल लेंथ हो गई, सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गई, दिस इज स्क्रीन, दिस इज कन्वर्जिंग लाइन जो इस पैटर्न को फोकस करने के लिए, राइट। अब आपको सारा क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट सोर्स रखा था, दिस इज पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स चलने वाली सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती हैं, और ये पैरेलल रेस O पॉइंट पे फोकस होंगी, और जो थीटा एंगल वाले हैं P पे होंगे। अब हमें करना क्या है? हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। इसके लिए मैं इनको नाम भी दे दूं। इस पॉइंट को मैंने इस सोर्स को दे दिया A, कैपिटल A, बीच वाले को दे दिया B, और नीचे वाले सोर्स को दे दिया C, ABC। अब A और C से जो सेकेंडरी वेवलेंथ P पे पहुंचे हैं उसमें हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। We have to find path difference. In secondary wavelets starting from A and C,
and reaching at point P on screen। मतलब ये क्या लिखा है मैंने, A और B हमें पता है, ये भी एक सोर्स है, ये भी सोर्स है, यहां से रे जो ये पहुंच रहे हैं, ये वाली रेज है, ये है, ये और ये, इसमें पार्ट डिफरेंस कहता है इनकी, ये टोटल डिस्टेंस इसकी माइनस इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके पी तक पहुंचनी है, उन डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है, दिस इज पार्ट डिफरेंस। और इसको ऐसा करने के लिए हमने पॉइंट ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज 90, तो ये माना जाता है, ये इसको नाम लेता हूं, दिस इज एन और ए, ये डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये वाली वेवलेट्स सी एन डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करके आई है, राइट। आई रिपीट, मैं ए पे अपनी फिंगर रख रहा हूं एन पर, ए और एन से रेज ये और ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये भी डिस्टेंस इक्वल है, तो इनमें कोई बात डिफरेंट नहीं है, बट ये सेकेंडरी वेवलेट सी से स्टार्ट होगी ना कि एन से, तो सी से एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो ट्रेवल करके आई, और सी एन ही क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू सी एन। अब सी एन निकालते हैं, ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, कैसे, ये थीटा है, ये पूरा क्या होगा 90, और ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, अब ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना हो गया थीटा, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ट्रायंगल ए सी एन से इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी एन, ये हो गया हमारा सी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा। देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर सी एन, तो हमें यही तो निकालना था सी एन, तो सी एन क्या हो गया ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस अपॉन ए, पार्ट डिफरेंस क्या होगा ए इनटू साइन थीटा, या मैं आपको दिखाता हूँ, साइन थीटा था पाथ डिफरेंस अपॉन ए, पार्ट डिफरेंस में निकालना है, ए तो ले जाओ, ए साइन थीटा हो गया, तो पार्ट डिफरेंस हो गया ए साइन थीटा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्ट डिफरेंस किस टाइप का हो सकता है, कितने टाइप का, 2 टाइप का हो सकता है। पार्ट डिफरेंस होगा या तो एन लैम्डा टाइप का, या होगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 टाइप का। एन अगर 1 2 3 4 रखें तो क्या पिक्चर सामने आती है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 पुट करते हैं तो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप शायद एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे, मैंने 2n - 1 क्यों नहीं लिया, 2n - 1 भी ऑड नंबर है और 2n + 1 भी ऑड नंबर है, फिर 2n + 1 ही क्यों। रीजन ये है, अगर मैं यहाँ पे 2n - 1 लेता हूँ तो पार्ट डिफरेंस n 1 रखने पे आएगा लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 पे हमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिनोमेना नहीं मिलेगी, ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, मीनिंग ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप कुछ होगा ना डिस्ट्रक्टिव, कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर 3 लैम्डा बाई 2 है तो 100% मिलेगा, तो मैंने 2n + 1 यूज किया है, ना कि 2n - 1। तो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है तो P पॉइंट पर क्या होगा, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो P पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, मुझे वो चेक करना है। यानी जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ,
इस डिस्कशन का कि इफ पाथ डिफरेंस इज ऑफ द टाइप n, what will happen at point P? P पॉइंट पर क्या होगा इस P पॉइंट पर, ठीक है, ये मुझे स्टडी करना है, ये ही आपके साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या था, a sin थीटा, a sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। अब यहां पे आपको एक काम करना है, इन सब में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 में 2 1 into 2 जितना भी आए उतने पार्ट में स्लिट को इक्वल डिवाइड करना। जैसे 1 into 2 is 2, तो मुझे ए सी स्लिट को 2 इक्वल पार्ट में करना है। यहाँ पे 2 2 या 4, तो मुझे ए सी स्लिट की विड्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में। 2 3 या 6 या 6 पार्ट में डिवाइड करना है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, फिर यहाँ पे 5 पार्ट में और यहाँ पे 7 पार्ट में, एंड सो ऑन। ये मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे बिठाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्या है, याद हो गया होगा आपको कि P पॉइंट पर मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, यानी यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए मैं प्रेफर करूंगा मैक्सिमा। जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है उसको कहूंगा मैं मैक्सिमम मिल रहा है मुझे, और जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी कहूंगा वहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए मैं प्रेफर करूंगा वर्ड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, उस टाइप से यहाँ पर है। तो आप देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं थोड़ी स्पेस में बनाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज, इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखिए B से CN के पैरेलल लाइन ये है, ये कितनी होगी, CN इज पाथ डिफरेंस, दिस इज CN, और CN क्या लिया है लैम्डा, तो दिस इज CN इज लैम्डा। आपको सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगा दूं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है टू सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BE ले लेते हैं, BE अपॉन CN, ये लगाओगे तो आएगा BE लैम्डा बाई 2। मैं एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BE अपॉन CN। AB कितना है हमारा x, ये बार x और ये भी x, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो AB हो गया हमारा x और AC 2x। BE हमें निकालना है और CN हमने लैम्डा लिया हुआ है, CN इज लैम्डा। x से कैंसिल हो गया, लैम्डा इधर आ गया, नीचे 2 है तो क्या आ गया, BE इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो BE इज लैम्डा बाई 2, पार्ट डिफरेंस B से आ गया लैम्डा बाई 2। इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए B और A से जो सेकेंडरी वेक्टर्स P पे पहुंचेंगे उनमें पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, और पार्ट डिफरेंस जब भी लैम्डा बाई 2 होता है तो उसका मीनिंग होता है कि अगर एक वेवलेट से क्रस्ट पहुंच रहा है दूसरे का पहुंचेगा ट्रफ, और क्रस्ट और ट्रफ हमेशा कैंसिल आउट करते हैं, दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड होंगे बिकॉज कॉमन वेव फ्रंट है। तो यहाँ पे A B को कैंसिल करेगा, कैसे कैसे मैं एक मिनट आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये मान लीजिए 2 वेव्स है, 2 आइडेंटिकल वेव्स है, इस पॉइंट पर ये वाला क्रस्ट पहुंचा और ये वाला ट्रफ पहुंचा, इनमें देखिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, दिस इज लैम्डा बाई 2, दिस इज लैम्डा बाई 2, ये और ये इक्वल है, तो इसमें और इसमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। अगर इस P पॉइंट पर ये क्रस्ट और ये वाला ट्रफ पहुंचा तो पार्ट डिफरेंस कितना है, देखिए लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2,
कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट डिफरेंस। अगर लैम्डा बाई 2 है या 3 लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा बाई 2 का मतलब है एक क्रस्ट दूसरा ट्रफ, और क्रस्ट ऊपर है ट्रफ नीचे, वेक्टोरियल ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार इसको वर्ड यूज कर रहा हूँ कि पार्ट डिफरेंस BE का है लैम्डा बाई 2, तो B और A से चलने वाली वेवलेंथ जो P पे पहुंच रही है, P पॉइंट पहुंचनी है, वो करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। ठीक है, और A से 1 मिलीमीटर से एक और सोर्स ले लो, ये सोर्स और B के नीचे भी ये करस्पॉन्डिंग सोर्स, ये भी कैंसिल आउट करेंगे फॉर द सेम रीजन। और जितना आप A से नीचे मूव करोगे उतना ही B से भी नीचे मूव करोगे, और वो दोनों करस्पॉन्डिंग सोर्सेज भी कैंसिल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं A और B पोर्शन में जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज थे वो B और C के करस्पॉन्डिंग वाले सेकेंडरी सोर्स से हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे वेवलेट्स होंगी कैंसिल आउट, तो P पे क्या मिलेगा हमें मिनिमम। तो P पर मिला हमें मिनिमम। ठीक है, तो 1 लैम्डा की करस्पॉन्डिंग हमें मिनिमम मिला। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने A और C से जो सेकेंडरी वेवलेट्स P पे पहुंच रही है उनमें पार्ट डिफरेंस निकाला, और वो था Cn = a sin थीटा। मैंने अब पार्ट डिफरेंस अगर 1 लैम्डा है तो P पॉइंट पर क्या मिलेगा, इसकी स्टडी के लिए मैंने इस AC स्लिट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये भी x ये भी x, और B से Cn के पैरेलल लाइन ड्रॉ की BE। तो अगर Cn लैम्डा है तो BE होगा लैम्डा बाई 2, BE होगा लैम्डा बाई 2। दिस इज लैम्डा और लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का मीनिंग होता है कि क्रस्ट और ट्रफ कैंसिल आउट आएंगे, एक क्रस्ट आएगा दूसरा ट्रफ ही आएगा। तो A से अगर क्रस्ट ना पहुंचा तो B का ट्रफ फॉल होगा P पॉइंट पर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सारी चीज अपर हाफ और लोअर हाफ के जितने भी सोर्स हैं उनके साथ होगी, और P पे मिलेगा हमें मिनिमम। ठीक है, तो अगर पार्ट डिफरेंस है लैम्डा तो हमें मिला मिनिमम। अब हम लोग चेक करेंगे अगर पार्ट डिफरेंस हमारा 2 लैम्डा है तो क्या होगा। पार्ट डिफरेंस इज 2 लैम्डा, देन P पॉइंट पर क्या होगा। देखिए ACN ट्रायंगल, बार बार हम इसको तो डिस्कस कर नहीं सकते, मैं इसको यहां बना देता हूं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, तो मैं इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, और यहां से ये है A, ये था C, ये N था, बिल्कुल ACN। ये ट्रायंगल मैंने यहां से उठा के यहां बनाया हुआ है ACN, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है ACN ACN। ये वाला ट्रायंगल मान लीजिए यहां पे बनाया हुआ है। इस सिलेक्ट को, ये सिलेक्ट थी, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहां से CN के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ये कितना होगा, मान लीजिए ये है EF कितना होगा, तो AEF और ACN ये सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो देखिए ये भी आएगा लैम्डा बाई 2। कैसे, एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। AE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन CN। AE x है, AC 4x, EF हमें निकालना है, और CN होगा हमारा, दिस इज CN 2 लैम्डा में लिया हुआ है, CN इज 2 लैम्डा। x है काटे 2 या 4 लैम्डा इधर गया तो लैम्डा बाई 2, तो EF कितना आ गया लैम्डा बाई 2। EF कितना है लैम्डा बाई 2। अब देखिए क्या होगा, यह है स्क्रीन, ठीक है, यह है सेंटर, यह है पॉइंट मान लीजिए P। तो A से जो वेवलेट जाएंगी, इस बीच में लेंस भी, A से यहाँ जाएंगी और यहाँ से जो जाएगी उसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, यानी कि ये वाली कैंसिल आउट करेंगी। सिमिलरली इससे जस्ट नीचे लेंगे, इसके भी जस्ट नीचे वाला, ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे।
यहाँ से जो वेवलेट पिन होने वो भी कैंसिल आउट होंगे, यानी कि अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, ये वाला अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल। जब मैं कहता हूँ अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, इसका मीनिंग ये होता है अपर हाफ में जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये वो लोअर हाफ के सेकेंडरी सोर्स से कैंसिल होंगे, मीनिंग इन सोर्स से जो लाइट सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पहुंचेगी और यहाँ से जो पहुंचेगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? मिनिमम। तो 2 लैम्डा पे भी मुझे मिलना है मिनिमम। मैं 3 लैम्डा पे चेक करता हूँ। 3 लैम्डा में मुझे स्लेट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? मुझे 6 पार्ट में, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 या 6। तो अब मैं सेम ACN ट्रायंगल फिर से बना, ACN 6 पार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये लिया है 3 लैम्डा। नाउ दिस इज 3 लैम्डा। CN अगर 3 लैम्डा है, CN 3 तो क्या होगा? यहाँ से पैरेलल एंगल हो गई, ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सेंटर है, ये x x x सारे x है, तो x अपॉन 6x इज इक्वल टू ये मान लीजिए EF अपॉन 3 लैम्डा। 3 2 जा 6, x है क्या लैम्डा आ गया, लैम्डा बाई 2 EP लैम्डा बाई 2। अगेन पार्ट डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 2। तो ये स्क्रीन है, यहां से चलने वाली लाइट और यहां से चलने वाली लाइट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, मीनिंग अपर हाफ में जितनी भी ये फ्रेश सोर्स और डिस्टरबेंस है, सेकेंडरी सोर्स जितने भी हैं, ये इसमें जो सोर्स है उनसे जो लाइट यहाँ पहुंची वो कैंसिल आउट करेगी। इसको मैं कह रहा हूँ अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, ये अपर हाफ अपने लोअर हाफ से कैंसिल, ये अपर हाफ अपने लोअर हाफ से कैंसिल। तो यहाँ पे फिर से क्या मिला? मिनिमम। देखिए अब हम इस कंसेप्ट को जनरलाइज ही कर देते हैं, क्योंकि जब पाथ डिफरेंस हमारा L लैम्डा टाइप का है, दिस इज पाथ डिफरेंस, L लैम्डा टाइप का है, तो हमें मिल रहा है हर जगह मिनिमम। तो हम मान सकते हैं कि इस पे मिनिमम ही मिलेगा, आगे भी हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां तक हमने स्टडी कर लिया कि A और C से जो सेकेंडरी वेवलेट्स पीछे पहुंची है, पार्ट डिफरेंस अगर इस टाइप की कैटेगरी है, n लैम्डा टाइप का, 1 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, तो P पॉइंट पे मिलेगा मिनिमम। अब मैं स्टडी करूंगा अगर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो P पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा एंड सो ऑन। तो अगर पार्ट डिफरेंस, अब मैं बात की यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो 3 आ रहा है, 3 लैम्डा बाई 2, तो P पॉइंट पे क्या होगा? देखिए ACN ट्रायंगल को फिर से मैं यहां पर बना रहा हूं, ACN, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, x x x, यहां से CN की पैरेलल बिल्कुल सेम वही काम करना है, पैरेलल एंड तो एक ट्रायंगल ये, एक बड़ा ट्रायंगल, इसमें सिमिलर ट्रायंगल वाला सेम कंसेप्ट आएगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो फिर से आएगा ये लैम्डा बाई 2, दिस इज 3 लैम्डा बाई 2। यानी ये अगर स्क्रीन है तो यहाँ से और यहाँ से सेकंड वेवलेट जो P पॉइंट पहुंचेंगी, जैसे P पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे, अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल होगा। बट ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसका लोअर हाफ है ही नहीं, तो यहाँ पे आप जितने भी सेकेंडरी सोर्स कंसीडर करोगे उसकी लाइट पहुंचेगी P पॉइंट पर अनकैंसिल, क्योंकि उसको कैंसिल करने वाला नीचे का पार्ट नहीं है। तो जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स इस पोर्शन से P पॉइंट पहुंचेंगी वो कैंसिल आउट नहीं होंगी और हमें मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो हमें मिला है यहाँ पे मैक्सिमम। अब मैं फिर से बात करूंगा, अगर पार्ट डिफरेंस मेरा इस टाइप का, अगर पार्ट डिफरेंस है 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो मुझे
स्लिट को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए फिर से मैंने ट्रायंगल बनाया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लगभग मैंने साइज सेम रखा है, बिकॉज साइज सेम रखने का भी एक रीजन है, बाद में डिस्कस करूंगा आपको। इसको 5 पार्ट्स में करना है, 1 2 3 4 5 हो गया, x x x x x। तो यहाँ से वही इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दिस इज 5 λ/2 और ये क्या होगा हमारा λ/2, दिस इज λ/2 और ये मान लीजिए स्क्रीन है। तो यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्स हैज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, सब सेकेंडरी सोर्स है। यहाँ से लाइट जो पी पॉइंट पहुंचेगी वो हो जाएगी कैंसिल, ये अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, ये अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, इसका लोअर हाफ नहीं है, यानी इस पोर्शन में जितने भी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होंगे उसकी लाइट यहाँ पी पॉइंट पहुंचेगी अनकैंसिल्ड, वहां पे कैंसिल्ड नहीं होगी पी पॉइंट। तो फिर से क्या मिला, मैक्सिमम। तो यहां भी मुझे मिलेगा मैक्सिमम। अगेन आप इसको 7 पार्ट में डिवाइड करोगे, फिर से वो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब 7 पार्ट, और ये स्क्रीन है, ये 7 λ/2, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये अभी भी λ/2 आएगी। कैसे आएगी, आप ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप लेके चलना सिंगल ट्रायंगल, और दिस अपॉन पूरी दिस और दिस अपॉन दिस करोगे तो λ/2 आएगा, जैसे कि पहले किया था। ठीक है, ये सारे x है, ठीक है, और ये अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, अपर हाफ लोअर हाफ से कैंसिल, और इसका लोअर हाफ है 1 2 3 4 5 6 7। यहां भी 7 पार्ट है। यहां देखो 3 तो पेयर बन जाएंगे, लेकिन 7 पार्ट नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये है 7। इसमें 7th वाले पोर्शन का पेयर नहीं है, ये 7 और नंबर है, 6 होता तो 3 पेयर बन जाते, 7 का पेयर नहीं। 7 पे जितने भी सेकेंडरी सोर्स होंगे उनकी लाइट वेव पहुंचेगी वहां पे पी पॉइंट पर अनकैंसिल। फिर से क्या मिलेगा, फिर से मिलेगा मैक्सिमम। तो हम इसको एक लॉ का नाम दे देते हैं। अगर पाथ डिफरेंस इस कैटेगरी का है, इस टाइप का है, तो मुझे पी पॉइंट मिलेगा मैक्सिमम, और अगर एल टाइप का है तो मिलेगा मिनिमम। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जो मैक्सिमम मिल रहा है पी पॉइंट पर, जब पाथ डिफरेंस 3 λ/2 था, दिस और दिस था, तो देखिए क्या होता है। जब 3 λ/2 था तो मैंने पूरी स्लिट को 1/3 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1/3 पार्ट की लाइट अनकैंसिल पहुंच रही थी। सेकंड वाले केस में 1/5 सेम स्लिट का 1/5 उसकी लाइट अनकैंसिल पहुंच रही है। सेम स्लिट की 1/7, तो आप एक ही को 3 पार्ट में डिवाइड करो, उसी को 5 पार्ट में डिवाइड करो, तो 1/5 पार्ट छोटा हो जाएगा, 1/7 और छोटा हो जाएगा। तो मीनिंग ये है कि जो अनकैंसिल सेकेंडरी वेवलेट्स पी पॉइंट में पहुंचेंगी उनकी इंटेंसिटी कम होती शुरू हो जाएगी। रीजन 1/3 पार्ट में ज्यादा सेकेंडरी सोर्स आ रहे हैं, जो कि इसकी विड्थ ज्यादा है। 1/3 पूरी विड्थ है ए का 1/3, ए का 1/5, ए का 1/7, ए का 1/9। जितना आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा मैक्सिमम ही, बट उन मैक्सिमम की इंटेंसिटी तेजी से रिड्यूस होगी। उसका रीजन यही है कि जो अनकैंसिल लाइट पी पॉइंट पर पहुंचती है उसमें जितने पोर्शन की लाइट अनकैंसिल पहुंच रही है वो पोर्शन स्मॉलर 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 हो जाता है। तो ए का 1/3, इसने जितने भी यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स बनेंगे, मान लो यहाँ पे इतने बल्ब रखे हुए हैं, इसकी लाइट पहुंची यहाँ पे 1/5 पोर्शन में जितने बल्ब है उनकी लाइट पहुंची, 1/7 पोर्शन में जितने बल्ब रखे उनकी लाइट पहुंची अनकैंसिल। तो इंटेंसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्स भी कम हो जाएंगे।
और इस चीज को ग्राफ के थ्रू अगर मैं समझना चाहूँ तो मैं कुछ इस टाइप से आपको समझाऊंगा। अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का ग्राफ ड्रॉ करूं, पाथ डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी, देखिए ग्राफ आता है। ये सेंटर की है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमम, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, सेंटर है ये वाला, यहां से उसकी विड्थ, यहां से ये हमारी है, ये है x, इतना ही x नीचे होगा। ये भी ध्यान रखिए, सेंटर पे जो लाइन आ रही है ना स्क्रीन पे, ये सेंटर है स्क्रीन का। जैसा पैटर्न इस ओ पॉइंट के ऊपर होता है बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी नीचे होगी। तो सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, पहले भी बताया था, इतनी ब्राइट फ्रिंज का पोर्शन ऊपर है और इतना ही पोर्शन नीचे होगा। तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ से यहाँ तक होगी सेंटर पे, उसकी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी अभी हम निकालेंगे। बट इस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, आप देख रहे हैं ग्राफ सबसे ऊपर है, मान लो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी आई नॉट बाई 22, इसकी इंटेंसिटी और कम हो गई आई नॉट बाई 61। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। और देखो मिनिमम लैम्डा 2 लैम्डा, ये मिनिमम वाली कंडीशन है, ये 3 लैम्डा, यहाँ भी माइनस लैम्डा -2 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, इंटेंसिटी कम है यहाँ पे, इंटेंसिटी ये वाई एक्सिस पे और वाई एक्सिस का पोर्शन एक्स एक्सिस पे मिनिमम होता है, कम होता है। तो ये ग्राफ हो गया डिफ्रैक्शन पैटर्न का। इंटेंसिटी आप देख रहे हो, सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसे कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमम, उसकी इंटेंसिटी आप देख रहे हो आई नॉट बाई 22 है। सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, इसको ऐसे भी कह सकते हो, सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम एंड सो, राइट। अगर हम इंटरफेरेंस में अगर देखते तो इंटरफेरेंस में ग्राफ कैसा आता, इंटरफेरेंस में ग्राफ आता इस टाइप से, यानी उसमें जितनी भी ब्राइट फ्रिंज होती हैं उन सबकी इंटेंसिटी इक्वल 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 आती है। तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सारी ब्राइट फ्रिंज की इक्वल होती है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होती। रीजन, जो अनकैंसल लाइट है जो पी पॉइंट पे पहुंच रही है, तो वो उसके विड्थ कम होता जाता है, 1/3, 1/5, 1/7, और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमम की इंटेंसिटी कम 122, इसकी और कम हो गई, तो इस तरह से रिड्यूस होती जाएगी। बट इंटरफेरेंस में आप देखो सबकी इंटेंसिटी इक्वल साइज की है, इक्वल। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सेंट्रल जो मैक्सिमम है उसकी विड्थ क्या होगी। ये पोर्शन में बताता हूँ, ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि पाथ डिफरेंस अगर a sin थीटा अगर n लैम्डा टाइप का है तो मिलेगा मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमम मिलेगा, और अगर a sin थीटा है 2n + 1 लैम्डा बाई 2 टाइप का, यानी 3 लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 इस टाइप का है, तो मिलेगा मुझे मैक्सिमम। अब मुझे कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ x कैलकुलेट करूंगा, और जो x कैलकुलेट आएगा उसका डबल कर दूंगा, जितना x ऊपर होगा उतना नीचे होगा। सेंट्रल मैक्सिमम यहां से लेके यहां तक होगी। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब यहां पे मैक्सिमम फिनिश हो गई, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट मिनिमम। तो मुझे देखना है फर्स्ट मिनिमम की लीनियर पोजीशन, यानी x क्या होगा,
लीनियर पोजीशन। लीनियर एंगुलर पोजीशन क्या होती है मैं आपको समझा दूं। ये आप साइड देख रहे हैं, ये सर यहां से ये थीटा है, ये थीटा है एंगुलर पोजीशन पी की, और ये यहां से कितनी डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, ये है लीनियर पोजीशन एक्स, और थीटा है एंगुलर वाली पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। मैं दोनों निकालूंगा, तो आप ध्यान रखना जब भी मैं एंगुलर पोजीशन कहता हूं तो इस पॉइंट के बीच वाले मिडिल पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बनता है उस पॉइंट पर। तो लीनियर पोजीशन एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लीनियर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, या सबसे अच्छा रहेगा पहले मैं एंगल निकाल देता हूं, उसको लीनियर में करना इजी। कैसे, ये तो पी पॉइंट पर क्या होगा, फर्स्ट मिनिमम बनेगा, बिकॉज सेंटर से यहां से यहां तक क्या है, यहाँ पे है लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम, सेंटर मैक्सिमम है, और पी पॉइंट से ऊपर यहाँ स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट मिनिमम। तो पोजीशन, या आप जो एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, फर्स्ट में 1 लैम्डा, क्योंकि पहले फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन तो मैंने n की जगह 1 लिख दिया। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन A into थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8। तो थीटा है, दिस इज एंगुलर पोजीशन, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, ठीक है। और अगर थीटा स्मॉल है, थीटा को tan थीटा मान सकते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये डिस्टेंस है d। तो थीटा की जगह आप ले सकते हो x अपॉन d, d को उधर मल्टीप्लाई कर दो, x हो गया लैम्डा अपॉन a और d। दिस इज लीनियर पोजीशन, x क्या है, लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। और फर्स्ट यहां पे फर्स्ट मिनिमम बननी शुरू हो गया, मिनिमम बन गया इस तरह से। और विड्थ कितनी हो गई, यहां से यहां तक क्या है, ब्राइट फ्रिंज, और 2x क्या होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसलिए विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 लैम्डा d ओवर a इज इक्वल टू 2 लैम्डा f, फोकल लेंथ है a, मैंने d की जगह f को लिखा। d थी डिस्टेंस ऑफ स्किन फ्रॉम स्लिट। एक्चुअली ये जो मैंने आपको लेंथ दिखाया है वो इतनी डिस्टेंस पे दिखाया है, एक्चुअली होता नहीं है, ये बिल्कुल इस स्लिट से चिपका हुआ होता है। जैसे यहाँ से वेव फ्रंट एंटर होगा तुरंत उसका पैटर्न स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस d और f वर्चुअली सेम होते हैं, ठीक है। तो मैं d की जगह f भी ले सकता हूँ। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ दी हुई है इस लेंस की, तो आप d की जगह यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा सेंटर मैक्सिमम की विड्थ हो गई मेरे पास। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर थर्ड मैक्सिमा या थर्ड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन, लीनियर पोजीशन फाइंड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, यानी nth ब्राइट या nth डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन, मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालेंगे। वेरी वेरी सिंपल, एंगुलर पोजीशन of nth
मिनिमम। ठीक है, एंड मिनिमम कंडीशन क्या है? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस याद रखना। ए साइन थीटा होता है एन लैम्डा, और अगर थीटा है वेरी स्मॉल, थीटा ए को नीचे ले जाओ, एन लैम्डा बाई ए। ये हो गई एंगुलर पोजीशन। अगर आपको थर्ड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन फाइंड करनी तो एन के 3 लिख दो, तो आएगा थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई ए। अगर आपको फिफ्थ मिनिमा की एंगुलर पोजीशन मतलब ये सेंटर से, ए और सी के सेंटर से, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, यानी फर्स्ट मिनिमा यहाँ मिलेगा, सेकंड मिनिमा यहाँ मिलेगा, थर्ड मिनिमा यहाँ मिलेगा, तो इसकी ये थीटा कितना है, इसका थीटा कितना है, इसका थीटा कितना है, ये एंगुलर पोजीशन हो गई। ठीक है, सक्सेसिव मिनिमा की। तो जो भी है, थर्ड 3 रख दो, फिफ्थ है तो 5 रख दो, 7 है 7 रख दो, तो उसकी एंगुलर पोजीशन आएगी। और लीनियर पोजीशन अगर निकालनी है, यानी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे फर्स्ट मिनिमम मिलेगी, कहाँ पे, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे सेकंड मिनिमम होगी, कितनी डिस्टेंस पे थर्ड मिनिमम होगी, तो थीटा को अगर बहुत स्मॉल tan थीटा मान लो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x बेस से d, तो थीटा की जगह लिख दो x अपॉन d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a। तो x कितना हो गया, x हो गया n लैम्डा b अपॉन a। तो आपको सिर्फ एंगुलर पोजीशन वाली इक्वेशन में कैपिटल D से मल्टीप्लाई करना है बस। यहाँ कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दिया तो x लिख देना, और D को मिटा दिया तो थीटा लिख देना, बस इतना करना है। ये है nth मिनिमम की एंगुलर पोजीशन, ये nth मिनिमम की लीनियर पोजीशन। लीनियर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, ये एंगुलर पोजीशन। ऐसे में बात करूंगा एंगुलर और लीनियर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम और nth मिनिमम। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, मिनिमम तो ले लिया, मैक्सिमम। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth बैंक, nth बैंक की कंडीशन क्या है? कंडीशन है पाथ डिफरेंस that is a sin theta must be 2n plus 1 lambda by theta अगर very small है, if theta is very small then a into theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2, और theta हो गया 2n plus 1 lambda upon 2a, a नीचे गया 2a। This is angular position of nth maximum। ठीक है, अगर आपको सेकंड मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन इधर n2 रख दो, 2 4 1 5 लैम्डा बाई 2a, लैम्डा वेवलेंथ है जो लाइट यूज कर रहे हो, और a है इस थ्रेड की विड्थ, तो थीटा आ जाएगा आपको, और ये आएगा रेडियन में, ध्यान रखना ये हमेशा रेडियन में आता है। ठीक है, और लीनियर पोजीशन, लीनियर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम, उसके लिए बस थीटा क्या रखना है आपको, अगेन वैसे ही x अपॉन d रखना है, और d को उधर ले जाना है, तो ये 2n plus 1 लैम्डा में कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दो बस। जो यहाँ किया था कैपिटल D से मल्टीप्लाई, यहाँ भी किया था, यहाँ भी आपने कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगी लीनियर पोजीशन, यानी कि
जो फर्स्ट मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम मेरी, इसके बाद मान लो ये है फर्स्ट मैक्सिमम, ये है सेकंड मैक्सिमम। सेकंड मैक्सिमम का थीटा कितना है, थीटा मतलब एंगुलर पोजीशन कितनी है, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये है लीनियर पोजीशन क्या है। तो जो भी एन की वैल्यू रखनी है, थर्ड है तो 3 रख दो, फिफ्थ मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, 5 रख दो, 5 to 10 और 1 11 11/2 एंड सो। तो nth मैक्सिमम और nth मिनिमम की आपने एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन दोनों निकालनी सीख ली, आपने पार्ट डिफरेंस निकालना सीख लिया, आपने सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ निकालनी सीख ली, आपने फ्रेस्नेल का डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो गया फिनिश। तो आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपको कंसेप्ट भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिखना ना भूलिए अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। अदरवाइज जो मेरा बिलीव है वो ये है कि आपको डिफ्रैक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी। जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।